पालमपुर के पत्रकार महानुभाव, मेरे साथ उपस्थित स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमने एक विशेष विषय पर चर्चा करनी है। आपको जानकारी होगी कि अपने केंद्रीय सूचना आयोग के CIC के जो उपायुक्त हैं, उन्होंने इमामों को वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है और उसमें टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो न तो देश के हित में है न जनता के हित में है और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 1993 को सुनवाई में फैसला किया था कि जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको सरकारी कोष से 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए और वो सरकारी कोष से जो पैसा जाता रहा, एक सुभाष अग्रवाल हैं, उन्हें RTI के अंतर्गत ये सूचना मांगी थी कि ये इमामों को किस वजह से पैसा दिया जा रहा है। एक बात मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ कि इमामों को 18,000 रुपये प्रति मास वेतन दे रहे हैं, जबकि जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको 2,000 तक नहीं मिलता। और ये अपने देश के जो करदाता हैं, जो जनता का जो टैक्स सरकारी कोष में जमा होता है, उस सरकारी कोष से इमामों को एक वर्ग विशेष को पैसा देना जो है वो बहुत अन्यायपूर्ण है। और उस सुनवाई में ये अपने उदय माहुरकर जो कि सूचना आयोग के आयुक्त हैं, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है गलत है और संविधान की अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। इस विषय पर मैं स्वाभिमान पार्टी उससे कहना चाहता हूँ कि जो सरकार न्यायालय हैं, न्यायालय जो हैं वो देश और देश की जनता का हित ना दे करके केवल मात्र सरकारों के प्रेशर पर, राजनेताओं के प्रेशर पर ये फैसले लेते हैं, तो ये अपने देश और हमने अपनी संस्कृति, देश और समाज के विरोध में है। मैं सूचना आयुक्त उदय माहुरकर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जो कि देश और जनता के हित में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे TN सेशन जो आयुक्त हुए, अपने चुनाव आयुक्त, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था, तो उस इतिहास को उदय माहुरकर ने दोहराया है। एक ऐतिहासिक उनका फैसला है और मैं समझता हूं कि इनके इस फैसले से देश जागृत होगा और जो बुराई पनप रही है अपने देश में, वो बुराई जो है उसको उस पर लगाम लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूं पत्रकारों के माध्यम से, देखिए हमारी 4 संस्थाएं हैं, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है और एक पत्रकारिता है। ये 4 स्तंभ हैं अपने लोकतंत्र के। परंतु दुर्भाग्य से विधायिका और कार्यपालिका जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है वो विधायिका के प्रेशर के अंतर्गत काम करती है, जो कि देश की जनता और लोकतंत्र के लिए बहुत एक खतरा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे विधायिका का काम है कि विधान बनाना, और कार्यपालिका विधायिका में आते हैं हमारे, जैसे विधायक हमने चुन लिए, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये विधायिका में आते हैं। और कार्यपालिका में जैसे IAS या जो जितने भी पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो आते हैं इसमें कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका और विधायिका, और तीसरे स्थान पर रहेगी हमारी न्यायपालिका। अब ये चौथे स्थान पर पत्रकारिता। ये 4 जो हैं वो स्तंभ हैं लोकतंत्र के। अब जिसमें एक जैसे पत्रकारिता जो है तो अपना काम करती है। पत्रकारिता मतलब ये है उद्देश्य कि लोगों की समस्याओं को उजागर करना और सरकारों पर उसका प्रेशर बनाना, ताकि सरकारें जो ठीक लोगों के हित में काम करें। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान में न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी विधायक के प्रेशर पर आकर के निर्णय करती हैं
जिससे कि देश का भला नहीं होता, समाज का भला नहीं होता है। तो इसलिए सारी जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, अपने अपने स्थान पर निष्पक्ष, निष्कपट और बिना भेदभाव पे निर्णय करने लगेगी तो वास्तव में लोकतंत्र की बचत होगी, देश में लोकतंत्र बचेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये सब लोग, अब जैसे आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार जो अपने समाज की आवाज़ है उसको आप बुलंद करेंगे तो फिर अन्याय होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो मेरा आज कहना है आप लोगों से कि ये जो विषय आया है, इस विषय को आप उजागर करेंगे तो देश का एक हित होगा। देखिए, जब 18,000 पे एक इमाम को मिलता है तो पुजारी को क्यों नहीं, एक वर्ग विशेष को क्यों ये मतलब इतना प्रावधान है, जबकि अपना देश जो है बहुसंख्यक हिंदू देश है, तो हिंदू के पुजारियों को भी उतना मिलना चाहिए या फिर किसी को मना दिया जाए। अब जैसे मुस्लिम समाज है वो अपने इमामों की व्यवस्था करे, जैसे हिंदू समाज पुजारियों की व्यवस्था करता है ना। तो इस प्रकार की ये जो मतलब अपने देश में ये टूटन आ रही है, समाज इन बातों से टूटेगा। तो ये टूटन देश के हित में तो नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ अब पत्रकारों के माध्यम से कि अपनी इस प्रकार की जो ये व्यवस्था अपने देश में चल रही है, इस व्यवस्था को रोका जाए और सही मायने में लोकतंत्र जो उसकी स्थापना की जाए। लोग तय करें कि क्या होना चाहिए। लोकतंत्र तब बचेगा जब लोग तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, और लोगों के जो अपने प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं उन पर कोई अंकुश होना चाहिए, तब जाकर के अपने देश और समाज की रक्षा होगी। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात को पूरा किया है। आपने कोई प्रश्न करना है तो आप। बलदेवराव जी, आपने अभी कहा कि इमाम लोग जो होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए सरकार 18,000 रुपये प्रतिमाह देती है, और हिंदू धर्म के पुजारी जो मंदिर में उनके लिए शून्य, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसकी जो जानकारी, जो तथ्य आप लोगों ने एकत्रित किया, आपकी पार्टी ने जो एकत्रित किए हैं, एक तो वो भी हमें बताइए, और किस किस राज्य में ये जो है इमाम जो होते हैं उनको ये वेतन देते हैं सरकारी खजाने से? ऐसे अभी तक जानकारी जो आरटीआई में आई है तो उसमें दिल्ली की सरकार ने ये तय किया है। दिल्ली की सरकार ने उनको 18,000 रुपये मानधन देना तय किया है। उस आधार पर ही ये सूचना आयुक्त ने ये फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया था। अगर बाकी राज्य नहीं कर रहे हैं, उसमें हिमाचल है या पंजाब है, हरियाणा है और बाकी स्टेट्स है, इसमें ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। नहीं, ऐसा है। देखो, हर राज्य में सरकारें जो हैं वो मतलब सीधे असीधे अपने मस्जिदों को फंडिंग करती हैं। सरकारें अंडर प्रेशर करेंगी या कैसे करेंगी। और दूसरा, मुसलमानों को फंडिंग करने के लिए विदेशों से भी काफ़ी धन आता है ना, और वो उस धन का सदुपयोग नहीं होता है, वो हिंदू के खिलाफ उपयोग होता है, देश को तोड़ने के खिलाफ वो देश के लिए उपयुक्त होता है वो पैसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरब देशों से पेट्रोल डाल रहा है और उस पैसे से धर्मांतरण हो रहा है। अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में हिमाचल में स्वाभिमान पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हमने अपना विषय रख दिया है। हमने अपनी इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने एक एजेंडा दिया है पब्लिक को, और उस एजेंडे के अनुसार जो पब्लिक हमें स्वीकार करेगी तो उसके हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हमने जो एजेंडा दिया है कि हमें अपनी इस प्रदेश में जो वर्तमान व्यवस्था चली उसमें पूर्ण मूल चूक परिवर्तन करेंगे, है ना। और न्याय व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक हम लागू करेंगे। हमने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के हित और हक की हम रक्षा करेंगे, प्रत्येक इंसान को इज्जत की जिंदगी और ईमान की रोटी हम देंगे, है ना। और यहाँ की वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था में हम सुधार लाएंगे। जैसे अपने इस प्रदेश में सारे देश की तुलना में 17% पानी है और आबादी हमारी आधी % है सारे देश की तुलना में। अगर हम पानी को ठीक से चैनलाइज करेंगे तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। हमारे पास प्राकृतिक भंडार यहाँ बहुत हैं, तो उन प्राकृतिक भंडारों का हम शोधन करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। जबकि अपने इसमें अपने ये प्रदेश जो है लगभग 75,000 करोड़ रुपया का ऋणी है। तो अब अगर 70 लाख की आबादी है तो एक व्यक्ति पर 10-11 लाख रुपया ऋण है।
और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। हम अब बुरा ना मानेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, कोई लाखों रुपए रोज का उसका खर्चा है, जबकि हम ऋणी हैं। तो ऋणी का मतलब हम जैसे एक चारवाक ने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जब जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। तो यह हमारी सरकारों का हाल है। देवराज जी, आगे स्वाभिमान पार्टी जो है भविष्य में इमाम जो है इनको लेके आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर प्रदेश में अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी या अन्य राज्यों में, तो पूरे भारतवर्ष में स्वाभिमान पार्टी जो है अपने डंका बजाती है, आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम किसी प्रकार को अन्याय नहीं करने देंगे। किसी एक वर्ग को कोई मतलब सुविधा ना हो तो सबको हो। हम इस पर मतलब डंके चोट पर कहेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। एक वर्ग विशेष को देना और सरकारी कोष से देना, इसका हम विरोध करेंगे। स्वाभिमान पार्टी का आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हम चाहते हैं कि आरक्षण हो, परंतु आर्थिक आधार पर हो। हम चाहते हैं, देखिए, एक ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है कि हरिजन भी गरीब हो सकता है ना। और दूसरा, आरक्षण का क्या मतलब? देखो, आरक्षण जो है, जैसे एक आरक्षण के आधार पर डीसी बन गया, तो डीसी की धर्मपत्नी को भी आरक्षण है, उसके लड़के को भी आरक्षण है, उसकी बहू के भी आरक्षण है। क्यों? एक बार आरक्षण मिल गया, दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। हमारी ये नीति है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो आरक्षण के चक्कर में पिस रही है। कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कभी कहीं ना ऐसा लगता है कि एक ही 80,000 फीस है और एक ही 8,000 है। तो स्वाभिमान पार्टी इसके बारे में क्या निर्णय करेगी? नहीं, हम तो चाहते हैं, देखो, हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। अब जैसे एक 80% वाला रह जाता है और 33% 35% वाला चला जाता है, तो क्या करेगा वो आगे जाकर के? तो ये विकृति है अपने समाज में, इस विकृति को दूर होना चाहिए। सर, सबसे अहम मुद्दा है आजकल बेरोजगारी, क्योंकि हर कोई युवा जो है वो परेशान है, रोजगार नहीं है। तो स्वाभिमान पार्टी जिस प्रकार से अभी आपका विजन हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है, तो क्या आपके क्या निर्णय रहेगा रोजगार को लेकर? देखिए, ऐसा है, बेरोजगारी नहीं है, नकारापन है, मैं समझता हूँ। मतलब देखिए, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की दौड़ में है और आपको ध्यान होगा कि डिग्रियां, मतलब लाखों लोग जो डिग्रियां लेकर के जेब में घूम रहे हैं, डिग्रियों से नहीं होगा। हम कर्म करना पड़ेगा हमें। देखिए, जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। अगर आज हमने खेती करना छोड़ दिया, हम प्रत्येक व्यक्ति नौकरी की ओर भाग रहा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब कई उसके मैंने हो जाते हैं, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। परंतु काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए कोई नहीं दे सकता, कोई सरकार दे नहीं सकती। और सरकार देगी तो किसकी जेब काट के देगी? लेकिन आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी आजकल फ्री बी में बहुत विश्वास कर रही हैं। वही तो धोखा है। देखिए, फ्री दे करके क्या आप नकारा बना रहे हैं? वो कहां से देंगे कहां से? अल्टीमेटली प्रेशर तो एक करदाता के जेब में पड़ेगा ना, एक टैक्स दाता उसकी जेब में पड़ेगा ना। कहां से देंगे लोग? ये सब लॉलीपॉप है और इससे ना तो देश का भला होने वाला है, ना समाज का भला होने वाला है। इसमें सत्ता उनके कुछ दिनों के लिए सत्ता उनके पास आ जाएगी, परंतु देश और समाज का भला से नहीं। मगर एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर एक महिला को 1500 रुपए हर महीने देंगे। तो इसके बारे में स्वाभिमान पार्टी का मैं कहता हूँ गलत कहा उन्होंने। कोई नहीं दे सकता। देगा तो पब्लिक पर उसका बोझ पड़ेगा। जैसे ऋण जब से ऐसे 75,000 करोड़ है, वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके अपनी जेब से तो कुछ नहीं जाता, बल्कि वो जेबें भरते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक व्यक्ति जो है वो पहले 1 करोड़ की संपत्ति है, फिर 100 करोड़ की हो जाती है उसकी। क्यों? कहां से आता है पैसा? वो पब्लिक का पैसा है। सर, आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है, हर जगह जो है नशा बढ़ चढ़ कर लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, स्वाभिमान पार्टी इसके लिए कुछ करेगी? हमने कहा है कि नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। देखो, नशे ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। और इसमें हमारे जो ये हमारे सरकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, उसमें भी सहभागी हैं। पंजाब से नशा आता है, हिमाचल में चिट्टा आता है,
और हमारे नौजवान खा रहे हैं, वो तो कुछ मर रहे हैं, कुछ नीचे सड़कों में लंबे पड़ रहे हैं, वो माता पिता उनसे परेशान हैं। तो क्यों नहीं ये सरकारें तो नशा को खत्म करती हैं? तो हमारा पहला एजेंडा कि नशा मुक्त व्यक्ति। अब हमारी सरकार आती है, अगर पब्लिक हमें मौका देती है तो हम नशा मुक्त व्यक्ति करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करेंगे और विष मुक्त खेती करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।